हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानम के प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ हरमनदीप सिंह एंड टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन बैंकिंग सेक्टर। We are going to discuss about issues in the sector as well as reforms undertaken by the government by the RBI। ठीक है जी, तो बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इफ़ आई टॉक अबाउट रेलेवेंस इन द एग्ज़ाम्स, तो इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग सेक्टर एक बहुत रेलेवेंट रोल प्ले करता है एंड स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक, बट टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द ओवरव्यू काइंड ऑफ थिंग, जो आपको हर टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंड करने में, बैंकिंग सेक्टर को, उसके इश्यूज़ को और द रिफॉर्म्स को समझने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक, तो बैंकिंग सेक्टर इश्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक। द फर्स्ट इशू वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ कि इशू है कि जो CEOs हैं, MDs हैं या होल टाइम डायरेक्टर्स हैं बैंक्स के, CEOs या मैनेजिंग डायरेक्टर्स या होल टाइम डायरेक्टर्स जो हैं, उनका टेन्योर के रिगार्डिंग जो इशू है कि वो कितना टाइम तक बैंक को लीड करेंगे। ठीक, बिकॉज उनके इंटरेस्ट और उनके अगर इंटरेस्ट बहुत मैटर करते हैं ओवरऑल बैंक के लिए। सो वी वांट कि कुछ ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए जो RBI जिसको एक गुड समझे फॉर द गवर्नेंस ऑफ द बैंक। तो फॉर इम्प्रूविंग गवर्नेंस इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर, RBI ने कुछ गाइडलाइंस रिसेंटली इश्यूज़ की हैं। किसके लिए? CEOs के लिए, MDs के लिए। ठीक, व्हाट आर दीज गाइडलाइंस? ठीक है जी, तो इन्होंने बता दिया कि कोई भी मोर देन 15 ईयर्स ऑफिस को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है जी, रीअपॉइंट जब 15 साल हो गए रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है जी, इन द सेम बैंक मिनिमम गैप चाहिए 3 ईयर्स का। तो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो इंट्रोड्यूस की है कि 3 साल का मिनिमम क्या चाहिए, गैप चाहिए। ठीक है जी, प्लस अदर कंडीशंस भी होंगी, वो भी फॉलो करनी पड़ेंगी। अपर एज लिमिट जो है इन प्राइवेट बैंक्स वुड कंटिन्यू टू बी 70 ईयर्स। अप टू 70 ईयर्स ही कोई इंसान इन पोजीशंस पे रह सकता है। ठीक है जी, जो MD, CEO या होल टाइम डायरेक्टर अगर वो प्रमोटर है या मेजर शेयर होल्डर है बैंक का, ठीक, तो वो मोर देन 12 ईयर्स उस पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता। ठीक, हाँ, एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस। ठीक है जी, तो बैंक्स को बोला गया है कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम और अप टू यू हैव द टाइम लिमिट। आप 1 अक्टूबर 2021 तक आपके पास टाइम है टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, अदरवाइज द एक्शन विल बी टेकन। ठीक है जी, ये गाइडलाइंस किन के लिए हैं? ठीक, ये बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स के ऊपर, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर। वी विल डिस्कस द टॉपिक इन द डिटेल अबाउट पेमेंट बैंक्स एज वेल एज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ठीक है जी, ये बहुत ही इट वॉज इम्पॉर्टेंट इनोवेशन वी कैन से टू इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। तो पेमेंट्स बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स नए तरीके के बैंक्स हैं, न्यू काइंड्स ऑफ बैंक्स हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है जी, तो ये उनके ऊपर भी लगेगी। होली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन बैंक्स, जो इंडिया के अंदर सब्सिडरीज हैं, चाहे वो कम्प्लीटली ओन्ड ही हो फॉरेन बैंक्स की, उनके ऊपर भी लगेंगी। हाँ, लेकिन अगर फॉरेन बैंक्स की जो ब्रांचेज हैं कि सिर्फ ब्रांच इंडिया में है, सब्सिडरी नहीं है, ठीक, उनके ऊपर ये नहीं लगेगी। ठीक है जी, नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग एज ब्रांचेज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू इम्प्रूव गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर। गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। अनदर इशू इज़ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। जैसे कि बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने जो वादा किया था उसको पूरा भी किया। ठीक है जी, और इस बिल के थ्रू पूरा करने की कोशिश की जा रही है। एक नया बैंक बनाया जा रहा है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और इसके लिए बिल लेकर आए हैं 2021 के अंदर बेसिकली। ठीक है जी, तो इस बिल का बेसिकली क्या, ये NBFID क्या होगा? इट विल बी ए DFI। और DFI का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल भी बोल सकते हो, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन।
अब पर्पस क्या है? दीज आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बैंक्स नहीं है बेसिकली, दीज आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो किसी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं। ठीक है जी, देर आर मैनी DFIs इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल NHB है, नेशनल हाउसिंग बैंक, नाम सुना होगा आपने। ऑब्वियसली किस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए होगा? ऑब्वियसली हाउसिंग सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए होगा। ठीक है जी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, देर आर मैनी DFIs इन द कंट्री। NABARD इज अ DFI, National Bank for Agriculture and Rural Development. There is SIDBI, Small Industries Development Bank of India. Recently Mudra, Micro Units Development and Refinance Agency। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे, EXIM है, EXIM एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दीज आर कुछ बैंक भी हैं, ठीक, लेकिन इनका बेसिक जो पर्पस है किसी एक सेक्टर को या किसी स्पेसिफिक सेक्टर की डेवलपमेंट होता है। सिमिलरली इसका पर्पस क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करना। ऐसा DFI जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर क्या करेगा? वर्क करेगा। एज वी ऑल नो, इंडिया नीड्स टू बूस्ट इट्स इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी, आत्मनिर्भर भारत स्कीम का भी बात की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत हेल्प होगी। एसेट्स तो क्रिएट होंगे ही होंगे, अलॉन्ग विद दैट इट इज़ गोइंग टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ गोइंग टू जनरेट इनकम फॉर पुअर। ठीक है जी, तो इसके और साइड किकबैक्स या साइड बेनिफिट्स भी बहुत होने वाले हैं। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने बोला है कि इनिशियली 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल इन्फ्यूज करेगी, धीरे धीरे गवर्नमेंट अपना स्टेक 26% तक क्या कर लेगी? रिड्यूस कर लेगी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है जी, इसका पर्पस क्या होगा? गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि NBFID की हेल्प करे चीप लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने के लिए। ठीक है जी, गवर्नमेंट 5000 करोड़ ग्रांट भी प्रोवाइड करेगी, प्रोबेबली एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 2021 के एंड के अंदर 5000 करोड़ की ग्रांट भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है जी, तो दीज आर ऑल, इसके फंक्शंस क्या होंगे? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज दिस। ठीक, तो इशू क्या है? इशू इज लैकडेसिकल ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडिया का इतना बूस्ट नहीं कर रहा है, या वी कैन से इट इज़ नॉट एट द लेवल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड इन द कंट्री। तो उसको बूस्ट करने के लिए और दीज साइड बेनिफिट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एसेट्स, एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेट करने के लिए, पूर फैमिलीज को हेल्प करने के लिए, ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू हेल्प इकोनॉमी एज वेल एज सोसाइटी। ठीक है जी, तो इसके फंक्शंस क्या होंगे? ठीक, ये लोन्स प्रोवाइड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। ठीक है जी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको अभी जो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, वी कॉल इट रीफाइनेंसिंग। जितना इमेजिन किया था उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है ड्यू टू टाइम कॉस्ट एंड टाइम ज़्यादा हो गया या एट्सेट्रा, तो उसकी रीफाइनेंसिंग भी की जाएगी। इट विल हेल्प इन अट्रैक्टिंग बेसिकली प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि वो भी इन्वेस्ट करें इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, फॉरेन पार्टिसिपेशन की, बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल FDI आ जाए, उसकी भी कोशिश करेगा। तो ऑल दी, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग या कोई कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें भी ये DFI क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। ठीक, एंड फर्दर जैसे जैसे इसकी डेवलपमेंट होती रहेगी, मोर फंक्शंस ऐड ऑन होते रहेंगे, एवोल्यूशन होती रहेगी, जैसे कि हर एक इंस्टीट्यूशन के साथ होता है। ठीक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और आजकल बहुत प्रचलित भी है ये कहानी, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है जी, और पहले क्या हुआ था? क्रिप्टो करेंसीज काइंड ऑफ वर बैंड इन इंडिया, ठीक, बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक, 2018 में, ठीक, इन 2018 RBI ने प्रोहिबिट कर दिया था रेगुलेट करने को एंटीज जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, किसको? जो वर्चुअल करेंसी में। RBI ने बोल दिया कि कोई भी एंटिटी जो RBI के परव्यू के अंडर आती है या RBI की नॉर्म्स फॉलो करती है, RBI उसको गाइडलाइंस देता है, दे शुड नॉट कंडक्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस और एनी काइंड ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू कंपनीज जो वर्चुअल करेंसीज में डील करती हैं। ठीक है जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ये रिस्ट्रिक्शन को क्या कर दिया? लिफ्ट कर दिया। नाउ इट इज़ ओपन फॉर पीपल टू इन्वेस्ट एज वेल एज। पहले तो माना ये जा रहा था, और अभी भी रूमर्स हैं कि गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग ऑफ अ लॉ टू पोजेस, टू इशू, माइन, ट्रेड, ट्रांसफ़र
क्रिप्टो करेंसीज। इसको इसके अंदर इसको ओन करना, ट्रांसफ़र करना, इन सबको गवर्नमेंट क्या बना देगी, ये क्राइम बना देगी। ये र्यूमर है, बट वी डू नॉट नो, वी एंड आई ऑल्सो डोंट थिंक गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू दिस थिंग, बट इट इज़ पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर इफ गवर्नमेंट टेक सच अ स्टार्क डिसीजन। ठीक है जी। तो ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? अभी फॉर टाइम बिंग आपको बता दूं, सिंस 2020 सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे जैसे ही बैन लगाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा, ठीक, तो पीपल वेंट टू सुप्रीम कोर्ट कि इट इज़ नॉट फेयर एंड ये इक्वालिटी के खिलाफ है, द रीजंस आर नॉट इफेक्टिव आरबीआई के बैन करने के। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही पाया और सुप्रीम कोर्ट ने बैन क्या कर दिया, लिफ्ट कर दिया। एंड नाउ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी। जो आपने नाम सुने होंगे, बिटकॉइन नाम सुना होगा, रिप्पल नाम सुना होगा, ठीक है जी, यू मस्ट हैव हर्ड इथेरियम नाम सुना होगा, एक डोगे कॉइन भी नाम सुना होगा। ये एक मीम की तरह शुरू हुआ था एंड पीपल, एलन मस्क ने ट्वीट कर दिया एंड देयर इज़ अ ह्यूज स्टोरी बिहाइंड इट, वी विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे। ठीक, लेकिन आज इस टॉपिक के अंदर मैं आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है जी। तो बेसिकली बैंक्स और क्रिप्टो करेंसीज में अंतर क्या है? ठीक, तो बेसिकली मैं बैंक्स का सिस्टम समझाता हूँ और मैं समझाऊंगा आपको कैसे क्रिप्टो करेंसीज वो कुछ चीज़ें नहीं कर रही जो बैंक्स में होती हैं। फाइनेंशियल सिस्टम बैंक्स के ऊपर रिलाई करता है किस पर्पज़ के लिए? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती है, तो इंटरमीडियरी कौन होता है? बैंक होता है, और बैंक इस ट्रांजैक्शंस को क्या कर लेता है? रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है जी। तो बेसिकली जो रिकॉर्ड होता है, जो भी ये ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है, ठीक, आप फिजिकल फॉर्म में इसको क्या बोलते हो? लीजर। आपने वर्ड सुना होगा, लेजर या लीजर बोल देते हैं। ठीक, इट इज़ अ रिकॉर्ड, एक बुक होती है जिसपे सब ट्रांजैक्शंस का क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। तो ये वर्चुअल लीजर था, और बेसिकली वी कैन से इट इज़ अ परमिशनड लेजर सिस्टम। परमिशन मतलब बैंक अलाउ करते हैं, हाँ जी, यहाँ से ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में हुई है, हमारी ये गारंटी है और हमने ये परमिशन दे दी है। ठीक है जी। और ये इंटरमीडियरी, ट्रस्टेड इंटरमीडियरी है। लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो यहाँ पे कोई एक सेंट्रल, बेसिकली एक कोई भी एक इंटरमीडियरी नहीं है, लाइक अ बैंक, कोई भी ट्रस्टेड इंटरमीडियरी नहीं है जो ट्रांजैक्शन को अप्रूव करती है। लेकिन ट्रांजैक्शन हो जाती है, फिर अप्रूव कौन करता है? तो ये मैं बताऊंगा। ठीक, तो देर आर सो मैनी अदर एंटिटीज हु आर अंडरटेकिंग सच ट्रांजैक्शंस। तो बैंक को छोड़ के बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स एल्गोरिदम्स की हेल्प से ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं, अप्रूव करते हैं और ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो देयर इज़ नो सिंगल इंटरमीडियरी जो वेरीफाई कर रही है। ठीक, द वेरियस स्टेक होल्डर्स, वेरियस कंप्यूटर्स एंड विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स ये क्या किया जाता है? वेरीफाई किया जाता है। इसके आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो बेसिकली यू कैन से क्रिप्टो करेंसीज आर परमिशनलेस सिस्टम्स। इनके अंदर कोई एक इंटरमीडियरी नहीं है जिसको जो परमिशन दे रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। तो इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज्ड लेजर जैसे बैंक के पास था, ठीक, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन ए डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। अब सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस का मतलब क्या है? सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस का मतलब है कि बेसिकली एक एंटिटी है जिसके पास कंप्लीट रिकॉर्ड है, एंड दैट एंटिटीज वर बैंक्स। यहाँ पे जितना भी पूरा नेटवर्क है, जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर रहे हैं, ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, ठीक, सबके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि हाँ, ये दो एंटिटीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन हुई थी। ठीक है जी। तो इस सिस्टम की खास बात क्या है? इसको बैंक्स की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको मैं थोड़ी सी गहराई में समझाता हूँ। बहुतों का सर्च कराना शुरू हो गया होगा क्या बोल रहा हूँ, तो लेट मी एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ तो दिस डायग्राम। तो पहली बात, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, दे वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ करेंसी के फॉर्म में ही यूज़ होती है। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, बिडिंग्स। अभी तो बातें चल रही हैं कि इलेक्शंस में भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए। ठीक है जी। जैसे अगर मैं बोल दूं कि पंखा काम क्या करता है? पंखा काम करता है, मैं बोल सकता हूँ हवा देता है, एयर देता है, लेकिन जिसके पीछे टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो मोटर टेक्नोलॉजी है। यही मोटर टेक्नोलॉजी कार्स के अंदर भी तो चल रही है, इंजन टेक्नोलॉजी, या मोटर इंजन बेसिकली मोटर टेक्नोलॉजी से लिंक कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये मोटर टेक्नोलॉजी कार के अंदर फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का है, फैन के अंदर फंक्शन एयर का है। तो टेक्नोलॉजी अलग चीज़ है, उसका फंक्शन अलग चीज़ है। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे ब्लॉकचेन है। इट कैन बी यूज फॉर वेरियस फंक्शंस, लाइक इन द इकोनॉमिक्स, करेंसी के लिए यूज़ किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, बिडिंग्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, इलेक्शंस में यूज़ किया जाता है। ये सारे अलग अलग क्या हैं? फंक्शन हैं। ठीक, तो लेट अस अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी समझें।
ठीक है जी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली ये एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड एक एंटिटी के पास कंट्रोल होना, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है बहुत एंटिटीज़ के पास कंट्रोल होना। तो ब्लॉकचेन में पहली बात याद रखना, बहुत एंटिटीज़ के पास कंट्रोल होता है, तो हम बोल सकते हैं लेजर तो है, रिकॉर्ड तो होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, लेकिन किसी एक एंटिटी के पास नहीं होता, बहुत सारी एंटिटीज़ के पास ये रिकॉर्ड होता है। ठीक है, लेजर रिकॉर्ड को बोलते हैं। डन। अच्छा, तो ये जो एंटिटीज़ हैं ये क्या सिस्टम के बाहर है? नहीं, ये उन्हीं में से एक हैं जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। कभी ना कभी ये भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बाकी लोग अप्रूव कर देते हैं, जब ये दो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोई और अप्रूव कर देता है। ठीक है जी। तो बेसिकली ये बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज़ किए जा सकते हैं। ये चलती कैसे? मान लो ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। ठीक है जी, लेट मी एक्सप्लेन इट। तो ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन होनी, ठीक है जी। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये सारे नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है और थाउजेंड्स ऑफ एंटिटीज एक्स वाई जेड छोटी ए बी, बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं। ये ट्रांजैक्शन सबके कंप्यूटर्स में जाएगी, ठीक है जी, और इन कंप्यूटर्स को हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है जी। और ये सारे कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स, कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके बेसिस पे उसको वैलिडेट किया जाता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हो रही है फ्रॉम एंटिटी ए टू बी। ठीक है जी। तो बेसिकली ये ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकती है। अभी क्या एक्सचेंज हुआ है? ये करेंसी भी हो सकती है। जो भी एक्सचेंज हुआ है, यू कैन कॉल इट करेंसी, यू कैन कॉल इट अ कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन कॉल इट अ वोट, कुछ भी बोल दो, कोई भी चीज़ मान लो। ये इस चीज़ को अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम करना है, क्रिप्टो करेंसी कर लो, अज्यूम करना है कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है जी। चलो, तो जब भी ये ट्रांजैक्शन होती है, जब ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाती है एंटिटी से भी, हाँ जी ये ट्रांजैक्शन हो गई है, कुछ भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, करेंसी हो सकती है। ठीक है जी। इसका होता रिजल्ट क्या होता है? एक तो रिकॉर्ड हो जाता है, दूसरी बात एक एडिशनल रिकॉर्ड या ब्लॉक इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्रिएट हो जाता है। ठीक है जी। अ न्यू ब्लॉक क्रिएट हो जाता है और वो इस नेटवर्क का पार्ट बन जाता है। मान लो अभी तक 10 लोगों ने ट्रांजेक्शन किए हैं, तो मान लो इतने ही ब्लॉक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक और ट्रांजैक्शन हुई इसके और इसके बीच, एक नया ब्लॉक इस सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगा। एक और ट्रांजैक्शन हुई, एक नया ब्लॉक ऐड हो जाएगा। अगर ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही हैं, नो ट्रांजैक्शंस, तो नए ब्लॉक ऐड नहीं होंगे। ठीक है जी। तो मोटी मोटी बात ये है, इतनी गहराई में आपको समझ आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं भी आई तो इट्स स्टिल ओके। ठीक है जी। फर्दर अगर इस ब्लॉक को क्रिप्टो करेंसी मान लें, ठीक, तो कुछ भी नाम दे दो, अलग अलग एंटिटीज़ हैं, अलग अलग नाम दे के बैठी हैं। कईयों ने नेटवर्क के अंदर एंटिटी का नाम बिटकॉइन रखा हुआ है, कईयों ने दोगे कॉइन रखा हुआ है, कईयों ने रिप्पल रखा हुआ है। इट कैन बी एनी नेम, नेम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, अगर आपको ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आता है एंड इफ़ यू नो हाउ टू क्रिएट दिस टेक्नोलॉजी, आप भी अपनी क्रिप्टो करेंसी क्रिएट कर सकते हैं। अब डिपेंड वो कर रहा है कि आपकी क्रिप्टो करेंसी को कितने लोग ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करेंगे। जितने लोग यूज़ करेंगे, आपके नेटवर्क के अंदर नए नए रिप्पल, नए नए बिटकॉइन क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई यूज़ नहीं करेगा तो आपकी क्रिप्टो करेंसी फ्लॉप रहेगी, कोई यूज़ ही नहीं कर रहा। ठीक है जी। अच्छा, तो बेसिकली खास फंक्शन, खास ये बातें इंपॉर्टेंट हैं जो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। क्रिप्टो करेंसी की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई खुद की वैल्यू नहीं है। जैसे कागज़ का टुकड़ा है जिसको आप 2000 बोल रहे हो, अब इस कागज़ की तो पर्सनली कोई वैल्यू नहीं है ना, गवर्नमेंट ने बोला है ये 2000 है, गुलाबी रंग का कागज़, तो हम बोल रहे हैं 2000 का। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी की भी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है जी। और इसके बदले में आपको कोई ज़रूरी नहीं है गोल्ड मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, इट डज़ नॉट मीन दैट। ठीक है जी। तो इसकी कोई फिजिकल फॉर्म भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप इसको फिजिकली कैरी कर सकते हो, हाथ में पकड़ के रख सकते हो। ये ओनली वर्चुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी। तो इसकी जो सप्लाई है वो कोई भी डिटरमाइन नहीं करता। देखो अगर रुपये की बात करें, आरबीआई रुपये प्रिंट कर सकता है ना, फिजिकल करेंसी है, रुपये प्रिंट किया जा सकता है। सप्लाई, मनी सप्लाई टॉपिक अगर आपने समझा हो तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ की जा सकती है, डिक्रीज की जा सकती है। यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ही बता सकती हैं कि नई करेंसी क्रिएट होगी कि नहीं होगी। अगर लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ब्लॉक्स ऐड होते रहेंगे, अगर ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। तो मनी सप्लाई किसी भी कोई एक पार्टी कंट्रोल नहीं कर रही है, इट परफेक्टली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इस करेंसी के अंदर जितनी हो रही है। अच्छी बातें क्या है? ट्रांसपेरेंसी है, सारे सिस्टम को पता लग रहा है कि ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रैकिंग की जा सकती है, परमानेंट लेजर है, सारे सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉस्ट रिडक्शन है। अगर अननोन की बात करें, कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, लोगों को समझ ही नहीं आएगी, और बिटकॉइन लेके बैठे हैं, लोगों को पता नहीं है क्या चीज़।
ठीक है जी। एंड माइंड इट, नेवर एवर ट्रस्ट और इन्वेस्ट इन द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। तो एक बहुत वॉरेन बफे ने एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात की, द प्राइम इन्वेस्टर नोन इन द इकोनॉमिक्स वर्ल्ड एंड इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के लिए। उन्होंने बोला था मैं वहाँ पे कभी इन्वेस्ट नहीं करता जो मुझे समझ में नहीं आता। ठीक, तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज टेक्नोलॉजीज इन दीज करेंसीज, फर्स्ट लर्न अबाउट दैम, नो अबाउट दैम। ठीक, तो रेगुलेटरी इम्प्लीकेशंस, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सेंट्रलाइज्ड ट्रस्टेड इंटरमीडियरी नहीं है। अगर कुछ पैसे इधर से उधर हो गए या आपको जितनी वैल्यू है उसकी अगले दिन ही वैल्यू भयंकर तौर से कम हो गई, किसके पास जाओगे? कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो बोल रही है। बैंक के पास तो जा सकते थे ना। इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। कोई भी बंदा अपनी क्रिप्टो करेंसी बना के नई करेंसी लॉन्च कर सकता है, जिसको भी ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आती है, समझ में आती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनको ये टेक्नोलॉजी एल्गोरिदम्स ये बनाना आता है, दे आर मेकिंग इट। ठीक, तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हो जाएंगी, किस पे भरोसा करें, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, ये भी प्रॉब्लम है। तो दीज आर द बेनिफिट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला मुद्दा है बैंक प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे बैंक्स को क्या कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है। सवाल है पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, क्या सही है? क्या ये प्राइवेटाइज करना सही है? क्या सरकारी बैंक सही है? ठीक, क्या है? दोनों मुद्दों में बात करेंगे। इशू इज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। अब क्या इशू है ये? ठीक, देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के क्या क्या बेसिकली आइडियाज़ हैं, थॉट्स क्या हैं सरकारी बैंकों के पीछे। ठीक, तो गवर्नमेंट की प्रेजेंस जब होगी बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर सकती है, मार्केट फेलियर को ओवरकम कर सकती है। क्यों? गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकती है, गरीबों को विदाउट ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट के माइंडसेट को छोड़ के डेवलपमेंट के माइंडसेट को रख के गवर्नमेंट बैंक्स फैसले ले सकते हैं। वेयर एज प्राइवेट सेक्टर बैंक ने तो अपने भी प्रॉफिट मोटिव पे ही क्या करना है, काम करना है। ठीक है जी, ऐसे सोशली वेलफेयर प्रोडक्टिव एसेट्स के लिए लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर सकती है, क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती है, या मैं बोल सकता हूँ कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं। सरकारी बैंक ही हैं वो कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे एसेट्स के लिए जो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, चाहे ये एसेट्स के ऊपर लोन देना, पैसा देना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ना हो। प्राइवेट सेक्टर नहीं ये कुछ करने वाला। ठीक है जी, तो बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर बैंक के क्या है फंक्शन? दो फंक्शंस होते हैं किसी भी बैंक के। एक होता है एसेट साइड, जो भी लोन्स देता है बैंक, जिससे उसकी क्या लोन पे क्या आती है, इनकम आती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। और एक है लायबिलिटी साइड, जो भी लोग क्या करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं। ठीक, वो उसके ऊपर बैंक क्या पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है, और इन डिपॉजिट्स को हम बैंक के लिए क्या बोल सकते हैं, लायबिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो दोनों ही सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों ही अच्छे तरीके से कर सकता है। डिपॉजिट कैसे, बिकॉज ट्रस्ट है लोगों का, और एसेट कैसे, लोगों को सोशल वेलफेयर के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक, तो प्राइवेट सेक्टर अब इशू फिर प्राइवेटाइजेशन की क्या ज़रूरत है अगर पब्लिक सेक्टर इतना अच्छा है? तो डाटा ये बोलता है कि भाई जब गवर्नमेंट बैंक को ओनरशिप करती है तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बहुत क्या होती है, कम होती है, लो लेवल ऑफ ग्रोथ, स्पेसिफिकली इन बैंकिंग सेक्टर। जो लोग बैंकों में, सरकारी बैंकों में काम करते हैं, दे आर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू वर्क हार्डर। ठीक, और ये तो सारी सरकारी एजेंसीज का ही ये क्रिटिसिज्म है कि जो लोग जैसे ही गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं, दे टेंड टू बिकम लेथार्जिक, क्योंकि उनको बस तनख्वाह आ रही है, ठीक है, क्या ज़रूरत है। ठीक है जी, तो दे डोंट थिंक ऑफ डेवलपिंग द कंट्री एंड इनोवेटिव आइडिया, सोचें कुछ नया करें, वो उनका एफर्ट ही कम हो जाता है। ठीक है जी, जैसे जैसे 1990s के अंदर एलपीजी, 1991 के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे ही पॉलिसी अडॉप्ट की गई, तो बहुत गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन हुई। ठीक है, आफ्टर 1990s प्राइवेट बैंक्स भयंकर तौर पे इंडिया के अंदर क्या होना शुरू हुए, इंक्रीज होना शुरू हुए। ठीक है जी, अगर नेशनलाइजेशन की बात करें, पहले सरकारीकरण किया गया बैंकों का, बाद में प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर दी गई। ठीक, नेशनलाइजेशन कब की गई है? 2 बार की गई, 2 राउंड्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। वन वाज इन 1969 एंड अदर वाज इन 1980। 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज किए गए और 1980 में 6 बैंक्स नेशनलाइज किए गए। ठीक है जी, अच्छा, तो क्रॉस कंट्री एविडेंस सजेस्ट करता है कि जब बैंक को प्राइवेटाइज किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। डाटा ये बोल रहा है, वी आर सेइंग, अभी डाटा ये बोल रहा है जैसे जैसे बैंक के अंदर प्राइवेटाइजेशन बढ़ती है, वो बैंक की एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है, काम भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और प्रॉफिटेबिलिटी, कमाई भी बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है जी,
अगर एट प्रेजेंट इंडियन बैंकिंग सेक्टर की बात करें, अभी भी 60% ऑफ बैंकिंग एसेट्स किसके पास है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है। ठीक है जी। एनपीए, एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए मीन नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मैंने अभी पहले ही बताया आपको, एसेट किसको बोलते हैं? बैंक के लिए एसेट क्या है? जो भी चीज़ उसको कमाई करके देगा। कमाई कौन करके देता है बैंक को? बैंक को एक लोन कमाई करके देता है और कमाई का नाम है इंटरेस्ट। ठीक, अगर लोन पे किस्त आनी, ईएमआई आनी बंद हो जाए तो कमाई बंद हो गई, तो मैं बोल दूंगा ये एसेट बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, अब ये काम नहीं कर रहा है, इनकम नहीं जनरेट कर रहा। ठीक, 90 दिनों के बाद किसी भी, अगर 90 दिन हो गए और कोई भी पैसा नहीं आया जिसको आपने लोन दिया था उससे ईएमआई के फॉर्म में 1 रुपया भी नहीं आया है, तो 90 दिनों के बाद उसको बैंक को क्या डिक्लेयर करना पड़ रहा है? ऐसे लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर ये चीज़ अगर हम देखें, ग्रॉस एनपीए, ठीक, ग्रॉस 8.2% थी मार्च 2020 को, ठीक है जी, लेकिन सरकारी बैंकों की 10.3% एनपीएस थे और प्राइवेट बैंकों के 5.5% थे। करीब करीब 50% का डिफरेंस है। ठीक, आधा आधा डिफरेंस है। बेसिकली वी कैन से कि जितने सरकारी बैंकों के हैं प्राइवेट बैंक के उससे आधे एनपीएस थे, विच शोज़ कि सरकारी बैंकों के पैसे कम वापस आते हैं, प्राइवेट बैंक्स आर बेटर इन विद रिस्पेक्ट टू एनपीएस। ठीक है जी। तो ये सारे कारण हैं जिससे प्राइवेटाइजेशन के प्रति जो प्राइवेटाइजेशन की जा रही है या जो बोला जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन कर दो, उसके पीछे के ये क्या हैं? सारे रीजंस फॉर प्राइवेटाइजेशन। ठीक है जी। अगली जो इशू है, अगला जो रिफॉर्म है, ठीक, वो टाइटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसीज। आई एम गोइंग टू डिस्कस एनबीएफसीज होते क्या हैं, लेकिन रिसेंटली रिफॉर्म ये है, आरबीआई ने सजेस्ट किया है कि भाई एनबीएफसीज के लिए टफर, मोर स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मतलब टफर, स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी नॉर्म्स जो हैं लेकर आएंगे। ठीक है जी। तो क्या होगा? ये 4 लेयर पे डिपेंड करेगा, 4 लेयर्स ऑफ एनबीएफसीज बनाए जाएंगे। ठीक है जी, पिरामिड समझ लो इसको। ठीक है जी, जो बॉटम पे हैं, ठीक, तो इसको पिरामिड समझ लेते हैं, लेट्स थिंक इट लाइक अ पिरामिड। ठीक, तो 4 लेयर्स हो गए, 1, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। और नीचे वाले एनबीएफसी क्या है ये भी बताऊंगा, पहले ये गाइडलाइन या रेगुलेटरी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। जो लास्ट पे है, ठीक है जी, तो उन्होंने बोल दिया इसमें वो होंगे जो इतने इंपॉर्टेंट, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, एनबीएफसीज। इसका मतलब क्या है? जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इनको कुछ हो जाता है तो पूरी इकॉनमी ऐसे नहीं हिल जाएगी या बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो लास्ट नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है जी। तो उसके ऊपर वालों के रिलेटिवली जो गाइडलाइंस हैं वो रिलेटिवली टफ होंगी, नीचे वालों से टफ होंगी। इनकी तो बिल्कुल टफ नहीं होंगी, इनकी रिलेटिवली क्या होंगी? टफ होंगी। ठीक है जी। और उससे ऊपर, ठीक, उसके ऊपर क्या होगा? बेसिकली हमने बात की है, ठीक, बेस लेयर से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे होगा सिग्निफिकेंटली सिस्टमेटिक, तो यहाँ पे लिखा होगा मैंने, ठीक, तो यहाँ पे सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट नेक्स्ट लेयर पे होगा। ठीक है जी, जिसका मतलब क्या है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टॉप पे क्या होगा? जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिग्निफिकेंटली सिस्टमेटिक हो गए, इंपॉर्टेंट हैं, और टॉप पे क्या हो गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनको कुछ हो गया तो इकोनॉमी को असर पड़ सकता है। एंड बाकी इनकी लिंकेजेस ज़्यादा हैं। लिंकेजेस का मतलब क्या है कि बहुत सारे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्शन है, अगर इसको कुछ हो गया तो इनको 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 सब पे इफेक्ट होगा, वो टॉप पे हो जाएंगे। ठीक, तो जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो गाइडलाइंस हैं, वो बेसिकली जैसे ऊपर जाओगे टफ हो जाएंगी, जैसे नीचे जाओगे रिलेटिवली क्या होंगी? ईजी होंगी। इस तरीके का रेगुलेटरी मैकेनिज्म आरबीआई के द्वारा लगाया गया एनबीएफसी के लिए। अब एनबीएफसी होते क्या हैं? ठीक, एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है पहले मैं ये बता देता हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नाम से पता लग रहा है कि नॉन बैंकिंग है। मोटी मोटी बात, इनके पास बैंक वाले कुछ काम नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं। तो वी नीड टू नो क्या क्या बैंकों जैसे ये कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो एनबीएफसीज होते क्या हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कुछ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और ख़ास बात क्या है, इनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता।
ठीक है जी। इंडिया के अंदर किसी भी एंटिटी को अपने नाम के पीछे बैंक वर्ड, बैंकिंग वर्ड तभी लगाया जा सकता है अगर उसने आरबीआई से क्या लिया हुआ है, लाइसेंस लिया हुआ है। यू कैनॉट यूज़ अ वर्ड बैंक इन बैक ऑफ योर नेम एंटिटी। आप शॉप, कोई भी कंपनी बैंक वर्ड नहीं यूज़ कर सकती जब तक बैंक का लाइसेंस नहीं हुआ। ठीक, तो ये जो एनबीएफसी होती है ये कंपनी ही होती है, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती है। ठीक, ये काम करती है लोन्स एंड एडवांसेस के एरिया के अंदर, शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, सिक्योरिटीज़ के एरियाज़ के अंदर ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस एरियाज़ के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बस इनका डिफरेंस क्या है, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते। बैंक कैसे नहीं है, एनबीएफसीज कैन टेक डिपॉजिट्स बट कैनॉट टेक, याद रखना, कांट टेक डिमांड डिपॉजिट्स। अब आप बोलोगे भाई ये डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, तो सीधी सीधी बात, डिपॉजिट्स को मैं दो हिस्सों में क्लासीफाई कर देता हूँ। वन इज डिमांड डिपॉजिट एंड अनदर इज टाइम डिपॉजिट। ठीक है जी, डिमांड डिपॉजिट ऐसा समझ लो, आपका पैसा आपकी डिमांड पे चलता है, जब चाहो, वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन विदड्रॉ, जब चाहो यू वॉन्ट यू कैन विदड्रॉ। ठीक है, जैसे आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो भी आपका पैसा पड़ा है जब चाहो निकाल सकते हो, ऐसे डिपॉजिट को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। आपकी एफडी और आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट। एक टाइम पीरियड के बाद ही ये निकलेंगे ना आपके पास। आपने मान लो 1 साल की एफडी करवाई तो पैसा 1 साल के बाद मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप किसी भी टाइम पीरियड पे एफडी को तुड़वा सकते हो, और जैसे ही तुड़वाओगे वो क्या बन जाएगा, डिमांड डिपॉजिट, और फिर पैसा निकलवा सकते हो। ठीक, तो एनबीएफसीज कैन टेक डिपॉजिट्स, यस, एनबीएफसीज डिपॉजिट्स ले सकते हैं बट नॉट डिमांड डिपॉजिट। मोटी मोटी बात ये डिफरेंस समझना। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, और ये कौन से एरियाज में काम कर सकते हैं, इंफ्रा फाइनेंसिंग, शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। ठीक है जी, तो इनके बारे में भी कभी डिटेल में बात करेंगे कि शेयर क्या होता है, बॉन्ड, डिवेंचर ये क्या होता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन सम अदर लेक्चर। ठीक है जी, तो बेसिकली हमने ये डिफरेंस बता दिया। ये खास बात क्या है, कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है जी, अगर डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और दूसरी बात है कैनॉट इशू चेक्स ऑन देयर नेम्स, चेक बुक नहीं दे सकते भाई। ठीक है जी, चेक बुक देने का काम भी सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकते हैं, बैंक कर सकते हैं। और बैंकों के पास अगर आपका बैंकों में, बैंक्स के अंदर पैसा है, ठीक, तो कुछ अमाउंट, सम अमाउंट यू हैव डिपॉजिट इन बैंक्स, चाहे वो आपके करंट अकाउंट में है, चाहे सेविंग अकाउंट में है, चाहे एफडी में है, आरडी में है, ठीक, उस भी कुछ अमाउंट की इंश्योरेंस होती है कि इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर ये बैंक डूब गए। ठीक है जी, तो उसकी क्या होती है, इंश्योरेंस होती है। एनबीएफसीज के अंदर ऐसा कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। ठीक है जी, तो दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन एनबीएफसी एंड अ बैंक एंड एनबीएफसीज के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इशू इज़ कि यार इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, जैसे हम पहले भी इसके ऊपर बात करके आए हैं क्या होते हैं। ठीक, तो इस इशू को कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो रिसेंटली आरबीआई गवर्नर ने एक बयान दिया कि ही इज़ ओपन, या आरबीआई इज़ ओपन टू कॉन्सेप्ट ऑफ बैड बैंक। ठीक, बैड बैंक क्या करेगा, वो सारे लोन्स को बाय कर लेगा जो क्या हो रहे हैं, एनपीए हो चुके हैं, और उनको रिवाइव करने से या उनसे पैसा वसूलने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। ठीक, वी थिंक इट इज़ अ गुड डिसीजन बट एट बैड टाइम। ठीक, इंस्टेड देयर आर मैनी अदर मैकेनिज्म्स, ठीक, जो इंस्टेड फॉलो किए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो मोटी मोटी बात है, जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ रीसरफेस करती है देश की, अब कोरोना चल रहा है, डाउनफॉल है ग्रोथ की, जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या आने वाली है, ऊपर आने वाली है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या दिखेगी, बूम देखेगी। ठीक है जी, तो वो जो बूम है, इट इज़ बिलीव्ड कि वो एनपीए का क्या कर लेगा, टेक केयर, इट विल टेक केयर ऑफ एनपीएस। ठीक है जी, तो बेसिकली एक और टर्म है प्रोविजन कवरेज रेशो, पीसीआर बोलते हैं इसको। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे ही कोई एसेट, जैसे ही बैंक का कोई एसेट एनपीए बनता है, ठीक, आफ्टर सम टाइम बैंक हैज़ टू कीप, बैंक को इसके प्रोपोर्शनल कुछ पैसा अलग रखना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीसीआर। सो दैट अगर ये पैसा वापस नहीं आया तो बैंक के पास इनफ रूम है कि वो भाई खतरे में नहीं आएगा, बैंक डूबने की कगार पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है जी, तो जितना पैसा साइड में रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली पीसीआर बोलते हैं। ठीक है जी, अब और क्या किया जा सकता है एनपीए की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
ठीक है जी। पहली बात, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इट हैज़ बीन अ सक्सेस स्टोरी। एबल आप कमेंट करके बताना अगर आपको लग रहा है कि आई शुड डू स्पेसिफिक वीडियो ऑन आईबीसी। अगर आईबीसी को समझना चाहते हो मैं सेपरेटली एक वीडियो अलग से भी बना दूँ। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है, द कोड हैड इम्प्रूव्ड रिकवरी रेट ऑफ एनपीए। इसने बहुत अच्छा, जैसे कि मैंने बताया, सक्सेस स्टोरी रही है। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, वी विल डू इट ऑन द सम अदर टाइम। ठीक है जी। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर्म किया गया है 2016 में, ये लेकर आए थे एंड हैज़ बीन हेल्पफुल। इसके अंदर एक और कंपोनेंट है जुडिकेशन। दो बॉडीज़ हैं जो करती हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एज वेल एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स के लिए डीआरटी है। वो क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, दोनों का ही रोल है इसके अंदर। ठीक है जी। तो वी विल डिस्कस दिस इशू इन डिटेल इन अनदर लेक्चर। तो फॉर टाइम बिंग वी कैन अज्यूम कि भाई एनपीएस को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट का जो आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, वो एक सक्सेस स्टोरी रहा है और उसी को इम्प्रूव करना चाहिए और रिज्यूम करना चाहिए। अनदर इज रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स। रिकैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, बैंकों को कैपिटल प्रोवाइड करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल। जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उनको तो भाई एडिक्वेट कैपिटल प्रोवाइड करे, इवन नॉट सो स्ट्रॉन्ग्स को भी प्रोवाइड करे और उनको क्राइटेरिया दे दे कि भाई ये अचीव करना है तुमने। अगर वो अचीव करेंगे वेल एंड गुड, अगर सरकारी बैंक को अचीव नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट अपना स्टेक कम करना शुरू कर दे और डिसइन्वेस्टमेंट कर दे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, अपना स्टेक बेच दे। ठीक है जी, प्राइवेट सेक्टर को। और गवर्नमेंट बोल दे कि अगर भाई आप ये चीज़ें पे परफॉर्म, हम पैसा तो दे रहे हैं और इस पैसे के बदले में हमें आपसे ये उम्मीदें हैं, अगर नहीं पूरी करोगे तो हम भाई आपको बेच देंगे। तो इट विल मोटिवेट देम टू वर्क हार्डर एंड बेटर एंड इन एफिशिएंट। ठीक, प्रोविजनिंग कवरेज रेशो मैंने पहले भी बताया था। बैंक्स यूजली सेट असाइड पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा ठीक साइड में रख देते हैं अगर कोई भी उनका लोन जो है या एसेट जो है नॉन परफॉर्मिंग होता है, अगेंस्ट बैड लोन्स। ठीक है जी। तो ये एसेंशियल है, जितने ग्रॉस एनपीएस होते हैं उसके प्रपोर्शन में आपको पीसीए रखना पड़ता है। ठीक है जी। सो दैट अगर लॉस हो जाए एनपीएस के कारण तो बैंक की जो स्टेबिलिटी है वो थ्रेटन ना हो। ठीक है जी। दिस हैज़ बीन डन मैंडेटरी बाय आरबीआई। तो ये चीज़ें की जा सकती हैं एनपीएस को इम्प्रूव करने के लिए। अनदर इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। ठीक, आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू की हैं इस स्कीम के लिए। बेसिकली इसका मतलब क्या है, ठीक, तो बेसिकली बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस या डिजिटल एवेन्यूज़ यूज़ कर रहे हैं पेमेंट के लिए, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है जी। तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए क्रिएट किया गया। ठीक है जी। जून पे 2020 के अंदर ये अनाउंस किया गया था, सो दैट फाइनेंशियल कंपनीज, जो भी फाइनटेक कंपनीज हैं या बैंक्स हैं, जो भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल पीओएस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस, पॉइंट ऑफ सेल जो आप कार्ड स्वाइप करते हैं उसको बोलते हैं, डिवाइस को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस। ठीक है जी। तो जो बेनिफिशरीज होंगे स्कीम के, वो मर्चेंट्स होंगे जो ऐसी इंसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, हॉस्पिटैलिटी हो, गवर्नमेंट पेमेंट्स हो, फ्यूल पंप्स हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, ग्रॉसरीज हो। इसको अगर वो यूज़ करेंगे उनको क्या मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे। उनको क्या मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे, सो दैट पीपल यूज़ दीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो यूपीआई नेटवर्क बहुत इंक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि सिर्फ यूपीआई नेटवर्क ही इंक्रीज ना हो, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, सिर्फ पेमेंट्स इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंक्रीज ना हो, अदर डिवाइसेस लाइक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस और अदर डिजिटल डिवाइसेस पे भी इंक्रीज। ठीक है जी। तो ये 3 सालों के लिए 1 जनवरी 2021 से शुरू होकर 3 सालों तक ये फंड रहेगा, जो हेल्प करेगा, सब्सिडाइज करेगा बैंक्स को, या जो बैंक्स नहीं भी हैं, जब भी ये टारगेट्स कुछ स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कि इतनी ट्रांजैक्शन जब आप पीओएस डिवाइसेस से या इस डिजिटल मीडियम से लेते हो तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। और उस इंसेंटिव कौन से फंड से आएंगे, इस फंड से आएंगे। ठीक है जी, अ गुड इनिशिएटिव।
देन कम्स देयर वाज टॉक अबाउट कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंजाब एंड सिंध बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए 5500 करोड़ के स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड दी। तो आप ऐसे समझो 5500 करोड़ 5500 करोड़ के पंजाब एंड सिंध बैंक को, ठीक है जी, स्पेशल रिकैपिटलाइजेशन जीरो कूपन बॉन्ड। ये कूपन का मतलब क्या होता है? कूपन का बेसिकली मतलब इंटरेस्ट ही होता है, ठीक है जी। तो जीरो इंटरेस्ट, आप सोचो जीरो इंटरेस्ट वाले बॉन्ड का क्या मतलब? मोटी मोटी बात क्या है, इस बॉन्ड का ये मतलब होता है सिर्फ जिसके पास होता है उसी को मिलता है, ठीक है जी। और इसके पैसे कब मिलते हैं? जब उसकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। ये बॉन्ड ऐसा सोचो, ये ना डिस्काउंट पे लिया जाता है, डिस्काउंट पे लिया जाता है। मान लो 5500 करोड़ का है तो मान लो 4500 करोड़ पे बाइक दे दिया किसको? पंजाब एंड सिंध बैंक को। जब इसका टाइम लिमिट मान लो 5 साल के लिए, 5 साल के बाद इसकी कीमत ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? 5500 करोड़ हो जाएगी। और देगा कौन? गवर्नमेंट देगा, ठीक है जी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इशू किए हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को। ओनली जिनको ये इशू बताया, जिनको ये दिए जाते हैं वो ही इसमें इसको खरीद सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने पहले बताया होता है कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है, ठीक ना। इसको ट्रेड किया जा सकता है, किसी और को नहीं दे दिया जा सकता, एज अ पेमेंट डिवाइस ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जिसको दिया गया है उसी के पास रहेगा और एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया जाता है। नो कूपन या जीरो कूपन का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कैसे नहीं है कि कोई इंटरेस्ट किसी चीज़ के साथ लिंक किया गया है कि इसका इंटरेस्ट इतने इसके परसेंट इतने परसेंट हो जाएगा इसके, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। डिस्काउंट पे दिया जाता है और जब इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, हेल्ड टू मैच्योरिटी मतलब जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगी तो जितनी इसकी कीमत होगी उतनी इसको मिल जाएगी। दिया डिस्काउंट पे गया था, पूरी कीमत मिल जाएगी, ठीक है जी। तो दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फाइनली व्हाट इज़ पॉजिटिव पे सिस्टम? तो पॉजिटिव पे सिस्टम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग एज वेल एज हाई एंड हाई वैल्यू चेक्स के लिए, हाई वैल्यू चेक्स के लिए। तो CTS क्या है? ठीक, इसको बोलते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम क्या है? जब भी आप बैंक को चेक देते हो, आपको किसी ने चेक दे दिया, आपने अपने बैंक में लगा दिया, तो सब कुछ डिजिटली हो जाता है, डिजिटली अप्रूव हो जाता है, अल्टीमेटली आपके खाते में पैसे आ जाते हैं, ठीक। लेकिन जो हाई वैल्यू चेक्स है उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लगा दी है इस पॉजिटिव पे के साथ, कि क्या है कि जो भी जो जिसने भी बैंक में जिसने भी ये चेक दिया है, द पर्सन हु हैज़ गिवन चेक, ठीक है जी। पूरे प्रोसेस के अंदर चेक की बात करें तो कुछ सिस्टम डेजिग्नेशन होते हैं। वन इज़ ड्रॉअर, सेकंड इज़ ड्रॉई, और जिसको पैसे मिलने हैं उसको बोलते हैं पे। ड्रॉअर होता है जिसने चेक काट के दिया है, ड्रॉई है वो बैंक जिसने पैसे देने हैं, और पे है जिसको पैसे मिलने हैं, जो हम बोल सकते हैं बेनिफिशियरी हो गए, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, जब भी किसी खास अमाउंट का एक सेट वैल्यू से ज़्यादा का चेक होगा तो जो ड्रॉअर है उसकी इन्फॉर्मेशन ड्रॉई के पास होगी, ठीक है जी। और ये इन्फॉर्मेशन पेई भी प्रेजेंट करेगा, और जैसे ही पेई ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ये क्रॉस चेकड की जाएगी ड्रॉअर की इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर मिसमैच हुआ तो इसके ऊपर एक्शन वगैरह लिया जाएगा कि क्या इशू हो गया, अदरवाइज फिर वे पेमेंट क्या है पूरी कर दी जाएगी। तो बेसिकली इट इज़ अनदर लेयर, ठीक है जी। तो क्या है, मतलब क्या है, तो ये ड्रॉई जो बैंक है वो चेक को पास करेगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो इसके कस्टमर ने चेक इशुएंस करते टाइम दी थी। कस्टमर कौन है? जिस बंदे ने ये चेक दिया है, उसने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो क्रॉस चेकड की जाएगी जब भी जिस बंदे ने चेक लगाया है वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। अगर चेक डिटेल्स मैच कर जाएं तो चेक पे पैसे मिल जाएंगे, अगर मिसमैच हो जाए, ठीक, तो ये डिस्क्रिपेंसी फ्लैग कर दी जाएगी और रिड्रेसल मेजर्स है जो लिए जाएंगे, ठीक है जी। तो बैंक्स आर एडवाइज्ड, ये अभी ये वॉलंटरी फैसिलिटी है अकाउंट होल्डर्स के लिए कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें और बोल दें कि इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाए, चेक किया जाए, क्रॉस चेक किया जाए जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और फिर ही चेक पास किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि शायद मैंडेटरी कर देगी 5 लाख से ऊपर वाले चेक्स के लिए, ठीक है जी। बैंक्स आर एडवाइज्ड कि जितने बैंक्स को RBI ने एडवाइज़ किया कि जितने भी चेक दिए जाते हैं मोर देन 50,000 आप उनके लिए इसको लागू कर दो, बट फॉर एट प्रेजेंट ये वॉलंटरी, ठीक है जी। तो आई होप ये आपको समझ में हो गया। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड अगर आप ज़्यादा और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, आई विल बी कमिंग अप विद मोर लेक्चर्स। तो दिस वाज लेक्चर बेस्ड ऑन इंडियन बैंकिंग इश्यूज़ या इकोनॉमिक इश्यूज़ एज वेल एज रिफॉर्म्स दैट हैव बीन टेकन रिसेंटली।
ठीक. So this is all for today. You can understand, and I hope you like the lecture. Thank you everyone. Thank you.